बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड में हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, सानिया 9 मई को 1 साल गुजर गया है। इसे सानिया की कहिए, इसे हादसा कहिए, इसे ब्लैक डे की कहिए, जो भी इसको कह सकते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि 9 मई 2023 को जब ये वाक़या शुरू हुआ था, जब बानी पीटीआई की वहाँ पे गिरफ़्तारी के मामलात थे, उसके बाद काफ़ी इंतशार की सूरत हाल मुल्क में पैदा हो गई थी और उसके बाद फ़ौजी तनसीबात को अटैक किया गया। उसमें माना कि कुछ सिक्योरिटी के कुछ ख़दशात रहे हैं और जिनकी अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं आ सकी है कि अगर 25 मई रोका जा सकता था तो 9 मई भी रोका जा सकता था। पुलिस के हवाले से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के ख़दशात थे कि पुलिस ने इस सारे जत्थे को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, मॉब को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, वो कैसे पहुँच गए फ़ौजी तनसीबात तक। जिन्ना हाउस को जला डाला, कोर कमांडर हाउस था वो भी जो था उसको जला डाला। ये सारे और फ़ौजी तनसीबात बहुत सारी ऐसी पूरे मुल्क में ये अटैक किस तरह से हो गए, इस सब पे बात करेंगे नाज़रीन। ये ब्लैक डे तो है, लेकिन इस सब में जहाँ पे ये सारी गुफ्तगू होगी वहाँ पे हमारे कुछ हुकूमत की जानिब से कुछ सामने आए हैं, बयानात भी सामने आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा जी 9 मई वाक़यात 1 साल गुजर गया, कौम अपने मुजरिमों को भूली है और ना ही भूलेगी। इसके अलावा हमने देखा है कि अता तारर साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान से बहुत रियायत हो गई, 9 मई के केसेस का फ़ैसला क्यों नहीं हो पा रहा। यानी कि इनके अलावा मुराद अली शाह साहब हैं वज़ीर आला सिंध, उन्होंने भी 9 मई के हवाले से स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी 9 मई के पीछे कौम को तकसीम करने की कहानी है। बहुत सारे ऐसे सियासी रहनुमा हैं जिन्होंने आज के दिन इस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं। अगर वज़ीर आला पंजाब के हवाले से बात कर लें, उन्होंने भी इस पर स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी 9 मई को इक़्तिदार परस्तों ने हवस में वो कर डाला जो दुश्मन भी ना कर सका। जहाँ ये सारे मामला थे वहाँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी स्टेटमेंट दी। उनका कहना है कि पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पे मिट्टी पाओ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नॉर्मली हमारे यहाँ पे मामला यही होते हैं कि मिट्टी पा दें जी, एक कमीशन बन जाते हैं, फिर कमीशन की रिपोर्ट आती है, वो बड़े इतने मामला तो उलझ जाते हैं कि मिट्टी पाओ प्रोग्राम हो जाता है। अच्छा नाज़रीन, इस सब में एक और चीज़ भी है। आज एक वफाकी कैबिनेट को रिपोर्ट पेश की गई है 9 मई के हवाले से, जिसके जो कुछ मेन पॉइंट्स अभी मैं आपके सामने रख देती हूँ, जो अभी हम तक सामने आए हैं। रिपोर्ट तो अभी नहीं पहुँची एग्जैक्टली, लेकिन उसके जो पॉइंट्स ज़राए के मुताबिक हम तक पहुँचे हैं, जो रिपोर्ट हो रहे हैं, वो ये है कि एक तो ये कि 9 मई वाक़यात में तहरीक इंसाफ को डायरेक्टली इन्वॉल्व करार दिया गया उस रिपोर्ट में। दूसरा ये कि उसके हवाले से कानून साजी भी की जाएगी। अब ये 9 मई के वाक़यात में डायरेक्टली इन्वॉल्व तो करार दे दिया गया है, सारे सज़ा की बात भी कर रहे हैं। और 9 मई के हवाले से जो अभी तक कुछ इतलात इस तरह की थी कि इससे पहले कोई एक आध रिहाई भी हुई, जिसके बारे में पता चला कि वो इस सब में मुलविस नहीं थे। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी 9 मई के हवाले से स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी कि 9 मई पाकिस्तान की अना का मसला है, मुलव्विस अफराद का एहतसाब होना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान की बका का मसला तो सुना था, रियासत की बका का मसला तो सुना था, ये रियासत की अना का मसला पहली दफ़ा सुनने में आ रहा है। 9 मई को जिस हद तक कंडेम किया जाए, 9 मई के अगेंस्ट जिस हद तक बात की जाए, 9 मई को जिस हद तक ब्लैक डे कंसीडर किया जाए, वो कम है। लेकिन इसको आप पाकिस्तान की अना का मसला बना दिया है। इस सब पे बात करेंगे कि क्या वाकई 9 मई जो है पाकिस्तान की अना का मसला है या पाकिस्तान की बका का मसला है, इदारों की अना का मसला है या इदारों की बका का मसला है। नाज़रीन, आज बड़ी अहम बात थी। आज हमने देखा है कि दो अहम बातें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कही हैं। उन्होंने कहा जी 9 मई महज तारीख का एक स्याह तरीन दिन नहीं है, ये रियासत पर सियासत कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत पे हमले की दो सोचों को अलग करने वाला दिन है। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सईद आसिफ साहब है, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। आसिफ साहब, सबसे पहले तो एक पॉइंट है, मेरे ख्याल में वो फर्ते जज्बात में कह गए थे या रवानी में कह गए थे, किस एंगल में कह गए थे, क्योंकि रियासत की तो अना नहीं होती, अपने ही शहरियों के लिए, अपने ही लोगों के लिए रियासत की बका के मसले ज़रूर होते हैं। इसको अगर वज़ीर दिफा साहब ये कह देते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के रियासत की बका का मसला था, तो हम उसको बिल्कुल सेकंड करते हैं। लेकिन ये अना का मसला आपको लगता है अल्फाज के चुनाव में कुछ मसला हो गया या एग्जैक्टली PMLN कहना ही ये चाह रही है, हुकूमत चाह ये रही है कहना? जी फ़ायज़ा, शुक्रिया।
सबसे पहले तो आपने जिन पर्सनैलिटीज के नाम लेकर उनके बयानात का हवाला दिया 9 मई जी के हवाले से, जो जी। 29 शख्सियात जिन्होंने गिनने की जरूरत नहीं है, तो हम्म। एक नाम आप भूल गई उसमें। उनमें एक नाम है पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का, ठीक। जिन्होंने 9 मई के वाकया के बाद जब 10 मई को वो अदालत में मौजूद थे, जी उन्हें लाया गया था अदालत में। ज़ाहिर है 9 मई का वाकया उनकी गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में ही हुआ था, जी जी बिल्कुल। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी। तो जब उन्हें अदालत में लाया गया अगले दिन, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था बाकायदा, और ये रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे साथ और सख्तियां करेंगे, मेरी रिहाई नहीं होगी, हम्म। मेरी कारकुनों की रिहाई नहीं होगी, और पीटीआई का जो बयानिया उन्होंने तैयार किया हुआ है उसमें कोई रुकावटें हायर की जाएगी, तो इससे भी ज्यादा सख्त रिएक्शन सामने आए। अच्छा। तो ये जी मैं समझता हूँ कि ये उसी दिन उन्होंने इस वाकया की जो ओनरशिप है वो ले ली। ठीक है। ये वाकया जो है वाकई एक प्लान के तहत, प्री प्लान। और देखिए इससे पहले भी आप देखिए, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, उन्होंने एक प्रोग्राम उनका होता था, ये टेलीफोनिक टॉक होती थी, जी जी। वगैरह कौन से टॉक होते थे टेलीफोन के टेलीथॉन टेलीथॉन होता था। सवाल जी जवाब भी होता था। जी जी। तो उसमें उन्होंने एक इंडिकेशन दी थी, और बड़ी बात इंडिकेशन थी कि अगर मुझे वजारत उज़्मा से हटाकर दीवार से लगाने की कोशिश की गई, तो मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। उन्होंने एक लफ्ज बड़ा थोड़ा सा फैलाकर खतरनाक कहा था। तो इसका बाद में कुछ लोगों ने कुछ ये इस पर कुछ कहानियां भी बनाई, हमारे ठीक। कानून निगारों ने, हमारे एडकर हजरात ने भी काफी इस पर तबसरे किए थे इस बयान पर। तो ये आप अगर हम इस वाकये का जायजा लेना, तो इसके तनाजर में हमें ये सारा पीछे से जाकर हमें ये देखना पड़ेगा। अनलकीली मैं तो कहता हूँ मेरे लिए वो बहुत किस्मत का दिन था। जी जी बिल्कुल। मिक्किल मियासी साहब, आप समेत हम सबके लिए बहुत ज्यादा सख्ते का दिन था, हम सबके लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था वो डे। जी मैं सिर्फ एक बात जी जी करना चाहता हूँ। जी। इस वाकया के बाद मैं नुआइब की टीम के साथ मुझे इत्तेफाक हुआ, मेरे लिए बहुत वाकई वो दिन मेरे लिए बहुत एक कर्म का दिन था। ठीक है। मैं जिना हाउस का मैंने विजिट किया था, और वहां जिस बेदर्दी के साथ मैंने लूटमार हुई देखी, जिस तरह आतिशजनी की गई, जिस तरह गाड़ियों तक को जलाया गया, घर के अंदर मौजूद हर चीज, कोई चीज नहीं छोड़ी गई थी, ऐसे अत्थल पत्थल हुआ था। मैं समझता हूँ कि कोई दुश्मन की फौज अगर चढ़ाई करती ना, तो शायद वो भी इस तरह हशर न उठाती जो हशर उठा हुआ उस दिन नजर आया था। बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ साहब, मुझे थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा, मैं आपकी जानिब माज़रत के साथ आपको इंटरप्ट करना पड़ा, दोबारा आऊंगी। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, 1 साल हो गया, आज 9 मई है। पिछले साल 9 मई को जो हुआ था उसको ब्लैक डे अगर कंसीडर ना किया जाए, या ब्लैक डे से भी शायद कोई आगे वर्ड्स होते तो हम उसको वो नाम देते, लेकिन उसको ब्लैक डे कंसीडर किया जा रहा है। हम बिल्कुल इसके हक में हैं। आपको क्या लगता है इस 1 साल में क्या तब्दीली आई है? दरअसल मुल्क की किसी मुल्क की निज़ाम के लिए जो चीजें बनाई गई होती है, आपके पार्लियामेंट है, आपकी पुलिस है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और लास्ट जो है वो आर्मी है, जो आपके मुल्क को के निज़ाम को, मुल्क को एक गारंटर के तौर पे वो मौजूद है। ठीक। आपने देखा एक सियासी पार्टी है, शर्त पसंदी की वजह से उन्होंने शुरू किया है, उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर भी हमला किया, आपने उनको माफ किया। ठीक। उसके बाद ने पीटीवी पे हमला किया, आपने माफ किया। उन्होंने पुलिस के ऊपर मुतअद्दिद बार हमले किए, आप लोगों ने कोई अदालतों ने कोई इसका वो नहीं लिया, और लास्ट में आर्मी के ऊपर हमला किया, और जो शुहदा है उनके यादगारों पे हमला किया। ये तो, और दूसरी तरफ जो है जो आपकी यंग जनरेशन है उसको थ्रू प्रोपेगेंडा उनका दिमाग बिगाड़ा जा रहा है। तो ये तो लगता ही है कि मुल्क को तोड़ने का एक वो है। इसमें मेरे ख्याल में हम इसको इस तरह न ले कि आर्मी का कोई इवेंट है, ये मेरे ख्याल में पूरे मुल्क के लिए एक
सिग्नल है। जी। एक चीज है कि ये 9 मई को जो हुआ, ये आपकी हिस्ट्री में आपके आखिरी जो भी आपका इदारा है उसके ऊपर हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि बैनुल-अक़वामी कुव्वतों के डायरेक्शन के तहत मुल्क की एक सियासी पार्टी है जो इस किस्म की शरपसंदी के ऊपर है, और साथ ही हमारे जो अदालतें हैं वो भी कोई गट्स नहीं दिखा रही उस किस्म की कि वो मैदान में आए और वो कहते हैं कि ये मुल्क तोड़ने के बराबर है। और मेरे ख्याल में इनको प्रॉपर सजा होनी चाहिए। ये आईन का नाम लेकर और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने मुल्क की जड़ें हिला दी है, और मेरे ख्याल में ये अभी जारी रखे हुए हैं जब तक कि इनको इस पूरे ट्रेंड को रिवर्स नहीं किया जाता और इसमें तमाम जो इदारे हैं वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं। जैसे मैंने आप कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो क्या हुआ? कहने से तो कुछ नहीं होता। उन्होंने हमला किया पार्लियामेंट के ऊपर दिन दहाड़े, और आपने फिर बाद में आपने केस रजिस्टर करके बाद में उनको छोड़ दिया। मेरे ख्याल में अभी भी जो है उनके लोग जो बिल्कुल उनके एविडेंस मौजूद है सामने, तो उसके ऊपर अदालतों में बहस चल रही है और अदालतों ने उसके ऊपर स्टे किस्म का दिया हुआ है कि आप ऐलान ना करें जो आपने फैसले किए हैं। इस तरीके से ये तो पूरे मुल्क को इस तरह गैर जिम्मेवार लोगों से साफ करना ये एक ड्यूटी है हर एक शहरी की, जिसमें अदालतें भी आती है, और वो खामखा इसको अपनी इज्जत का वो बनाकर ना करें, बल्कि मैं समझता हूँ कि क्लियर कट इसके ऊपर तमाम कौम इकट्ठी है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़े हैं। और मेरे ख्याल में ये आज उस चीज़ का वादा किया जा रहा है। दरअसल इसमें मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिस्ट्रेन किया हुआ है कि आप अभी वो फैसलों के ऊपर को ऐलान न कर दें जब तक कि आप ऐसे फैसले हैं जिसमें आप छोड़ना चाहते हैं, वरना दूसरे लोगों को जो पकड़ा हुआ है आप वो ना करें। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह ये जो हमारा एटीट्यूड है ये मुल्क को कमज़ोर कराने का वो है। बाहर मुल्कों में किसी में भी, अमेरिका में भी ऐसा नहीं होता। यानी कि ब्रिगेडियर साहब जो 9 मई में मुलव्विस हैं, ज़ाहिर सी बात है अब तक तो इदारों ने अपनी तहकीकात भी मुकम्मल कर ली होंगी। आज एक रिपोर्ट पेश की गई है वफाकी कैबिनेट को, और उसमें रिपोर्ट में जो अभी तक हमारे सामने जो कुछ पॉइंट्स आए हैं, रिपोर्ट तो एग्जैक्टली मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके जो कुछ पॉइंट्स अभी तक पब्लिक हुए हैं, सामने आए हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, वो ये है कि जी उसमें 9 मई के वाक़यात में जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें तहरीक इंसाफ को यानी कि PTI को उसका ज़िम्मेदार करार दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि आगे फिर वो जो कैबिनेट थी उसमें ये डिस्कशन हुई कि कोई कानून साजी भी की जाएगी इस हवाले से। अब ये चीज़ें रिपोर्ट में तो खुल के सामने आ गई हैं, लेकिन कुछ लोग इस रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श भी करार दे रहे हैं, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब वो कह रहे हैं इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्लियर कट पता है किसने करवाई है, उनको सज़ा दें, उनको करारवा की सज़ा दी जाए, उनको कटहरे में लाया जाए। आपको लगता है ये जो रिपोर्ट्स आज आई हैं इसकी रोशनी में 9 मई के जो भी किरदार हैं उनको जल्द ही कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर लोगों को वैसे कंफ्यूज किया जा रहा है, और इनके हाथ में ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हाथ आई है तो इसको आप तरक्की के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप उसको मुल्क को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए, और इसमें जो भी ये जो हालात है जिसके अंदर ये इस किस्म का प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान को गालियाँ, पाकिस्तान के आर्मी को गालियाँ और पाकिस्तान के मुल्क को गालियाँ देना, मेरे ख्याल में ये हमें भाग जाना चाहिए, और बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन जो है वो होना चाहिए, नजर आना चाहिए।
ठीक, बरकीरे साहब मुझे थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा। आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे ज़रा उनका भी पॉइंट जान लूँ इस पे। आसिफ साहब, ये जो आज रिपोर्ट पेश की गई है, इस पे आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं जिस समय मैंने पहले अर्ज किया, मेरी आवाज आ रही? जी 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 आसिफ साहब। अच्छा, जिस समय मैंने पहले अर्ज किया कि मैंने इस इंसिडेंस का चूंकि विजिट भी किया हुआ है, मैंने आपकी आंखों से मुशाहिदा किया है कि वहाँ क्या तबाहकारी हुई थी। ठीक है। इसके अलावा भी ये तो सिर्फ एक हिस्से की है ना, तो जो इन्होंने मुजस्मे जिस तरह उठाकर फेंके, जिस तरह नजर आतश किए, जिस तरह रेडियो पेशावर पर दावा बोला, ये सारे मामला जो है, ये मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि ये सारा प्री प्लान था, ये ऐसे नहीं कि ये अचानक हो गया था। आप देखिए। अच्छा आसिफ साहब, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, उसके लिए माजरत। मैं एक क्वेश्चन मेरा और ले लीजिए, दोनों का इकट्ठा ही आंसर कर दीजिएगा। आप कह रहे हैं ये वाकयात आपने 9 मई 2023 को अपनी आंख से देखे थे, जिस जगह पे आप मौजूद थे, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें तहरीक इंसाफ जो है उसको जिम्मेदार करार दिया गया है। आप जिस जगह पे मौजूद थे, क्या वाकई वहाँ पे तहरीक इंसाफ की क़यादत को आपने अपनी आंखों से देखा था कि वो उनको कह रही थी कि हाँ ठीक है, लोगों को वो अप्रिशिएट कर रही थी, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा था कि ठीक है आप ये वाकयात करें? देखिए फैसल, मैं वकवे वाले दिन तो वहाँ नहीं था, मैंने बाद में विजिट किया था। अच्छा, बाद में विजिट किया, ठीक है ठीक है। लेकिन ये जो आप बात कह रही है ना कि ये क्या कोई एनी शायद तो पूरा आलमी मीडिया है, पाकिस्तान का मीडिया है। नहीं आसिफ साहब, आप मुझे लगा, आसिफ साहब नहीं, एक्चुअली मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, मुझे लगा आप वहाँ पे मौजूद थे, तो इसलिए मैंने कहा कि जिस जगह पे आप मौजूद थे वहाँ पे पीटीआई की क़यादत के बारे में मैं जानना चाह रही थी। लेकिन ये सारे तो शुरुआत ऑलरेडी जी यानी कि पूरे मीडिया पर मौजूद है। जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बाकायदा इन्होंने इस वकुआ के लिए बाकायदा रिहर्सल की थी। आप जबान पार्क के इससे एक हफ्ता पहले के मुनाजर देखे, जिस तरह पेट्रोल बम फेंके जाते थे पुलिस वालों पर, ये कोई ऐसे नहीं था, ये बाकायदा पीछे हाथ थे इसके, ये काम हमने करना है, ये सोची समझी मनसूबाबंदी पूरी कहानी थी और डायरेक्ट की गई थी ये कहानी। और इसके जो मकासद थे वो भी सबके सामने के क्या हासिल क्या करना था इन्होंने। ये तो अनलकीली ये मकासद, अब आपने एक सवाल ये भी उठाया था कि पुलिस ने क्यों खुली छूट दे दी, क्यों मौत को काबू नहीं किया। तो जब उन्हें ये इल्म हो गया इस मनसूबाबंदी का कि इस मनसूबाबंदी के तहत इन्होंने लाशें लेनी है पीटीआई के लोगों की और उन लाशों पर सियासत करनी है, तो इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने जो है ना फ्री हैंड इनको दे दिया था। नहीं आसिफ साहब, यहाँ पे मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यहाँ पे अब मुझ समेत मेरे ख्याल में बहुत सारे सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि पुलिस अगर आवाम को इस तरह के मौक़ को, आसिफ साहब पुलिस का काम है रोकना, हजार तरीके हैं, किसी भी तरीके से रोका जा सकता था। वाटर कैनन का इस्तेमाल हमने उससे कुछ दिन पहले हमने देखा कि उन्होंने जमान पार्क में किया, फिर उसके बाद हमने आंसू गैस के शेल देखे वहां पे इस्तेमाल हुआ, पेट्रोल बम तो चले दूसरी साइड से फेंके गए थे, लेकिन वहां पे पुलिस ने भी ठीक ठाक तरीके से उस मामले को हैंडल करने की कोशिश की। तो यहाँ पे भी पुलिस के पास हजार तरीके थे, रोका जा सकता था। फ्री हैंड क्यों दिया गया, क्यों ये सारा कुछ होने दिया गया? अगर पुलिस इसी तरह से फ्री हैंड देती रहेगी तो फिर इदारों पे, इस इदारे पे सवाल तो उठेगा ना आसिफ साहब। बिल्कुल आपकी बात बजाय बिल्कुल यही है कि अब जो इंक्वायरी इनिशिएट हुई, जो रिपोर्ट भी मुझे नहीं पता, अब रिपोर्ट तो मेरे सामने नहीं है जी, अभी तक रिपोर्ट की डिटेल सामने नहीं है, कुछ पॉइंट्स है जो सामने आए हैं जी। उसमें अगर ये बात मौजूद है कि पुलिस ने यानी कि अपने फराइज अदा नहीं किया तो फिर तो ठीक है ना, और ये इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी। आसिफ साहब, आपको ये वजीर दिफा खारजा आसिफ साहब ने ये दावा किया है AR1 न्यूज के मुताबिक, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि 9 मई के रोज इदारे में बैठे लोग उनकी मावनत कर रहे थे, शेर पाव ब्रिज और फोर्ट्रेस स्टेडियम पे सिक्योरिटी हटा ली गई थी, तो कहीं ना कहीं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पुलिस के इदारे पे आती है ना। जी देखिए, जब आपने विजिट किया था ना, जी तो मेरे में यही तहफ़्फ़ुज़ात थे, और वहाँ जो एक ऑफिशियल थे ना यानी पाक फौज के तर्जुमान जो वहाँ पे जो मैं ब्रीफ कर रहे थे, उनसे भी मैंने ये प्रूव किया था, मैंने यही सवाल उठाया था कि इस मौत को रोका जा सकता था, जी बिल्कुल, क्यों नहीं रोका गया आपकी तरफ से, या जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पुलिस भी है, दूसरी एजेंसीज भी है, क्यों उन्होंने एक्शन नहीं लिया था। तो मेरे इस सवाल पर उनके जो है ना, अब मैं जो तासरात थे मैं बयान लफ्जों में मैं नहीं बयान कर सकता, लेकिन मुझे कर्ब महसूस हुआ था, जैसे उनके इल्म में है कुछ बातें लेकिन वो बताना नहीं चाहते। उनके इल्म में
ये मामला सारे हैं। ठीक। ऐसा कर्म मुझे नजर आया, ऐसा दुख था उनकी आंखों में भी, उनके चेहरे पर भी, कि ये वाकई नहीं होना चाहिए था, ये रोका जा सकता ये था। एग्जैक्टली तो आसिफ साहब नहीं होना चाहिए था। ये आपने आज भी देखा 1 साल हो गए, हम पूरा 1 जी। साल कहते रहे ये नहीं होना चाहिए था, जी। क्योंकि अगर 25 मई को रोका जा सकता था तो फिर 9 मई भी रोका जा सकता था। जी बिल्कुल बजाय आपकी बात यही है ना कि यही मुख्तालिफ चीज है ना, थारोली इंक्वायरी की एक ठोस बुनियादों पर ये सारे मामला जो है ना, इनकी बेस पर आप पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी आप कटहरे में लाए, ठीक है ना, जो दूसरे मुतलकीन हैं उनको भी कटहरे में लाए, उनसे पूछिए आकर कहानी क्या थी सब, ठीक है ना। जो कहानी जो छुपाने की कोशिश की जा रही, जो छुप नहीं पा रही, सामने आ भी जाती, सोशल मीडिया के जरिए भी आ जाती है कि पीछे क्या, इसके पीछे मामला क्या था, ठीक है ना। तो वो सारी बातें फिर कौम के सामने मंजर बिल्कुल, क्योंकि ये ख्वाजा आसिफ साहब खुद वजीर दिफा है इस वक्त। अगर हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो ये बात करते हैं, वो इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, तो फिर हमारा उनकी सवाल पे सवाल उठाना तो फिर हमारा राइट बनता है। ये बिल्कुल, ये देखिए, ये किसी मुल्क की, किसी सूबे की, किसी हुकूमत की गवर्नेंस का भी सवाल है जी। अगर इस तरह हर एक को डील दिया, अब देख रहे जैसे काजी फैज ईसा साहब ने जो ये जो तलाक पीछे वाला जो मामला है, ये इसलिए उन्होंने टेकअप किया हुआ है ना, कि अगर इसी तरह सबको आप इजाजत देते रहे, कोई मजबूरियां हायल होती रहे, मुखावतें होती रहे, मुफादात सामने आते रहे, और सबको आप इजाजत देते रहे कि ठीक है जी आप रियासती इदारों पर चढ़ दौड़े, कत्लेआम कर ले, उसके बाद भी आप देखना उस धरने के बाद भी, यानी कि अगर काजी फैज ईसा साहब सही कहते हैं कि अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता उस आर्डर को, तो शायद बाद में ये शायद ना होता। और बहुत सारे आसिफ साहब ऐसे धरने, बहुत सारे हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे मॉब को रोका गया, बाद में भी, उससे पहले भी रोका जाता रहा। बहुत सारे ऐसे जलसे हैं जिनको रोका, जहां रोकना मतलूब है वहां रोका गया है, तो वहां उस दिन हमें पुलिस कहीं नजर आई नहीं। यही बात है ना कि इसके पीछे कोई कहानी है। अब ये कहानी किस किस के साथ रिलेट करती है, ये तो इंक्वायरी में हिसाब से बातें आएगी ना। वैसे तो जाहिर है हर किसी के जुडिशियल कमीशन बनता देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है बनना चाहिए। अगर राना सदार साहब ने ये कहा है कि जरूरत नहीं, तो उन्होंने गलत कहा है। कमीशन बिल्कुल, और हाई पावर कमीशन, ऑथोराइज्ड हो कमीशन, जिसके पास ये नहीं कि वो सिर्फ रिपोर्ट दे, सजेस्टिव ना हो, वो कार्रवाई करने का इख्तियार रखता हो, ऐसे कमीशन की जरूरत है इस मामले में। नहीं, राना सनाउल्लाह ने ये नहीं कहा कि जुडिशियल कमीशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा जी विफाकी 9 मई में किसी रिपोर्ट या बातचीत की जरूरत नहीं है, ये मुझे मानना फेल था, इसमें मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं है, मुझे मानना ट्रायल होना चाहिए। आपको आप इधर से पकड़ लेंगे, उधर से पकड़ लेंगे, बात तो है ना। जी, क्योंकि जुडिशियल, जब हमने देखा कि ISPR ने 7 तारीख को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहां पे भी उनसे एक सवाल किया गया जुडिशियल कमीशन के हवाले से, तो उन्होंने 2014 के धरने को भी बीच में फिर कवर करने की बात की कि 2014 से ये सारे मामलात होंगे। वेरी नेक्स्ट डे कल हमने बानी PTI को एक गैर रस्मी सहाफियों से बात करते हुए, वहां पे जब अपने केसेस के सिलसिले में अदालतों में आए थे, तो वहां पे उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है जी कर लीजिए आप 2014 से। अब दोनों पार्टीज जो हैं, दोनों साइड्स हम देख रहे हैं, मेन जो दोनों साइड्स हैं वो कह रही है कि ठीक है 2014 को कवर कर ले, लेकिन जुडिशियल कमीशन बन जाए। ठीक, अब बनेगा कैसे? बनाएगी तो डेफिनेटली हुकूमत ही बनाएगी, सारी चीजों को तो गवर्नमेंट देखेगी। क्या बन जाएगा? उसमें यही है ना कि अब बात ये कि एक कमीशन बना था, ये चीफ जस्टिस साहब ने जो बनाया था, ये जजेस के खत के इशू पर, ठीक, तो उन पर वो जो कमीशन के सरबराह थे वो इतना प्रेशर पड़ा कि अगले ही दिन वो रिजाइन कर, उन्होंने माजरत कर ली, जी। जो हालात है ना, ये जो दबाव वाले, स्ट्रेस वाले जो हालात है, इन हालात में कोई जुर्रत कर नहीं पाता, कोई हिम्मत नहीं कर पाता आगे बढ़ने की। तो फिर आसिफ साहब इसका मतलब जुडिशियल कमीशन का जो कहा जा रहा है कि गैर जानिबदार होगा, साफ शफाफ तहकीकात करेगा। पहली बात यह कि गैर जानिबदार साफ शफाफ तहकीकात के लिए किसी भी तरफ से उसको प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, या वो किसी का प्रेशर ना ले। और यूं लग रहा है आपकी बात से मुझे कि जैसे हमारे मुल्क में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं मौजूदा हालात में। अल्लाह करे कि पॉसिबल हो जाए। ठीक, जमीनी हकायक जो है वो तो यही है। अब देखिए हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है, ये जजेस वाला मामला, उसमें भी यही बातें एजिटेट हो रही है ना। जी जी, वो जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब भी यही कहते हैं जी, काजी फैज ईसा साहब उसके जवाब में जो कह रहे हैं, ये सारे यही मामलात हैं कि सच जो है, सच मौजूद है, जमीनी हकीकत के तौर पर सच मौजूद है, लेकिन उसका इजहार करने की हिम्मत किसी को नहीं हो रही। ठीक है ना। तो ये अगर इसके इजहार की हिम्मत हमारे जो रियासती इदारे हैं, उनके सरबराहान जो है, ये हिम्मत उसके इजहार की पैदा कर ले, तो मेरा ख्याल है
आगे के लिए हम कोई बेहतर मनसूबाबंदी कर सकते हैं। ठीक, पीछे जो हो गया, अब यही हम कहते हैं कि माजी की लकीरों को क्या पीटा, ठीक है अब जो हो गया तो हो गया, लेकिन आगे का तो बेहतर बना रहे ना हम। लेकिन आसिफ साहब प्रॉब्लम यह है कि जब तक गुजरना पड़े। जी जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सेकंड करती हूँ कि जो माजी में हो गया, आगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचे, लेकिन ये 9 मई के वाकयात में एक जिसे कहते हैं ना कि रेड लाइन खींच दी है, वो हमारे एस्टैब्लिशमेंट ने खींच दी है। वो ISPR साहब ने क्लियर वर्ड्स में कह दिया है कि उनसे ना तो आज भी हमने देखा है कि मंसूबा साजों और सहूलतकारों से कोई समझौता नहीं होगा, ये बयानिया जारी किया गया है ISPR की जानिब से। इसका मतलब ये कि जो कैफरे किरदार तक तो डेफिनेटली जो 9 मई के असल मुल्जिमान हैं उनको पहुंचना चाहिए, ताकि आइंदा कोई हमारे इदारों पे हमला करने की हिम्मत ना कर सके, तनसीबात पे हिम्मत ना कर सके। लेकिन इसमें इन्वॉल्व हमारे सियासी पार्टीज हैं, तो फिर ये सारे मामलात मुल्क की सियासत फिर कैसे स्टेबल होगी आसिफ साहब? हाँ, देखिए उन्होंने ये ऑफर भी किया ना, माफी की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने माफी की भी माफी की जी, गैर मशरूत माफी मांग ले। तो इस पर तो अब देखिए जो रिएक्शन इनकी तरफ से आया, वो असद कैसर साहब ने जो कहा कि हमारा तो बाप भी माफी ना मांगे, तो ये आप क्या रऊफ हसन साहब ने भी बड़ी ठीक ठाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कोई कदर, कोई तहजीब, कोई शाइस्तगी पे इनकी सरिश्त में ही नहीं है क्या? यही तो बिगाड़ की सूरत हाल है भाई। आप अब अगर आप हवा को आगे निकलने का रास्ता नहीं देंगे तो मामला कैसे सुलझेंगे? आप अकड़ दिखाकर बैठे, यही मामला हमारे चेयरमैन PTI साहब का, ये बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जो है, इनका भी यही मामला है। एक अदा है, एक जिद है, उस पर उसको लेकर बैठ जाएंगे तो बस ठीक है। तो फिर आसिफ साहब मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? क्योंकि इकोनॉमिकली देखा जाए तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, बाहर के दोस्त ममालिक को या दूसरे ममालिक को जहां से हम इमदाद लेनी होती है, जहां पे हमने मुश्किल वक्त में जो ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, वो जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को स्ट्रांग नहीं देखते, वो भी फिर उस हद तक पाकिस्तान पे उस लेवल तक ट्रस्ट नहीं शो करते जिस लेवल तक करना चाहिए। तो उसके लिए स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज का। कैसे होगा ये? यही बात है। आप देखिए ना, ये जो एब्सोल्युटली नॉट कहने वालों को उनके साथ हाथ मिला लेते हैं, ठीक है ना, उनसे सुसलाएं चुनवानी शुरू कर लेते हैं, लेकिन असेंबली में आपके क्या कितने दुश्मन होंगे, आपके जान के दुश्मन है क्या है, तो उनके साथ अगर हाथ मिला लें सिर्फ ये सोचकर कि आगे अगर हमने मुस्तकबिल में कुछ सियासत करनी है, मुल्क को इस्तेकाम की तरफ ले जाना है, इस वक्त जो मईशत बदहाल है, अवाम बेहाल है, जो जिंदा दरगोर हो रहे हैं, जिस तरह इस गर्दाब से मुल्क को निकालने के लिए कोई तदबीर अगर लेनी है तो वो जाहिर है हमारे पास यही प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म जो है पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म है, या जिस तरह इन्होंने कोई एपेक्स कमेटी बनाई हुई है वो प्लेटफॉर्म है। लेकिन बेहतर यही है कि जो प्लेटफॉर्म है उसको उस पे बात की जाए। अच्छा जी पार्लियामेंट यही काजी फैज ईसा साहब ने कहते हैं कि पार्लियामेंट मजबूत होगी तो दूसरे इदारे भी मजबूत होंगे। जी बिल्कुल ऐसे। यासिर साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है। पार्लियामेंट में जाते हैं, जी जाने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में बैठना गौरा नहीं करते। जी आसिफ साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है। आसिफ साहब मुझे थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आसिफ साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन मौजूदा सूरत हाल में एक लाइन तहरीक इंसाफ वालों के लिए भी और तमाम सियासी जमातों के लिए भी कि बाज़ दफ़ा सियासत में 2 कदम आगे बढ़ने के लिए इंसान को 2 स्टेप पीछे जाना पड़ता है ताकि वो आगे बढ़ सके। अपने मौक़िफ़ से अगर 2 कदम पीछे हट जाएंगे तो हो सकता है कि कल की सियासत जो है वो आपके लिए 2 कदम तो क्या 4 कदम भी आपको आगे लेके जा सकती है। लेकिन थोड़ा सा मौक़िफ़ में लचक होनी चाहिए दोनों साइड्स पे। पाकिस्तानी अवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है, अवाम का भी ज़रूर ये पॉलिटिकल पार्टी सोचें जिनको अवाम इन ऐवानों तक लेके जाती है। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद नज़ीर साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। खालिद साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आज 9 मई है, 1 साल हो गया, आपको लग रहा है कि हमारी सियासी पार्टीज़ ने स्पेशली जिस आज की रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स आई हैं सामने के तहरीक इंसाफ ने उसके क्लियरली उस पर यह जिम्मेदारी आज की रिपोर्ट में दी गई है कि वो ही इसके करता धरता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस सियासी जमात ने या हमारे सारे फ्रीकैन ने कुछ सीखा भी है सियासत से या इस 1 साल से, इस सानहे से? ब्रिगेडियर साहब। जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ शराजी साहब जी। फायदा शराजी साहब, मैं एक
सिपाही हूँ, एक सोल्जर हूँ। जी मुझे आप लोगों ने इज्जत दी, मैंने फौज में 34 साल जो है वो सर्विस की। जी जी तो माशाल्लाह। 34 साल सर्विस करने के बाद मैं इस नतीजे पे रहा, और मैं उधर भी रहा। मैं वो आदमी था जो सियाचिन गया, आप जी, जी। बूट पहने हुए, मैं वो आदमी हूँ जो कारगिल में रहा। 2 निशाने हैदर मेरी यूनिट को मिले, मुझे जी, सारा यूनिट माशाल्लाह। मिला। मेरी एक अपनी दास्तान है, मेरी एक फौज के साथ दिली वाबस्तगी है। मैं प्यार करता हूँ अपनी फौज को, और फौज को इसलिए प्यार करता हूँ कि हम मुहाफिज हैं आप तमाम पाकिस्तानियों की। बेशक। अगर हम हैं तो आप हैं, जी बिल्कुल। और अगर आप हैं और आप हमें हौसला दोगी तो हमारा हौसला बुलंद होगा। जी हम बिल्कुल। आपके लिए काम करेंगे। बिल्कुल। वक्त आ गया है, इस जी। वक्त का तकाजा है। हम्म खुदा के लिए अपने रवैयों में नरमी पैदा करो। उन शुहदा के लिए इज्जत करो जिन्होंने इस मुल्क के लिए जान दी। उन सिविलियंस के लिए करो जो हमेशा हर मौके पर हमारे हमारे कामों में हाथ बटाते रहे हमारे लोगों के लिए। मैं एक फौजी था, मेरे भाई मेरी बहनें, they were all in civil. We are all one. We have to remain united. और रिमेम्बर, इस वक्त देख लो इंडिया कहाँ है, किसी भी तरक्की के लिहाज से, मुआशी तरक्की के लिहाज से, साइंस की तरक्की के लिहाज से, इल्म की तरक्की के लिहाज से, उसको देखो, उसके साथ हम मुकाबला करते हैं। आज हम कहाँ खड़े हैं? हम अपनी चीजों में, अपनी छोटी छोटी अनाओं में अटके हुए हैं। खुदा के लिए हमें एक स्टेप लेने दो। हमें इन जो ये जो हर्डल्स है हमारी जिंदगी में, इनको ओवर पावर करने दो। हम तो चाहते हैं कि हम सारे मिलकर, चाहे हम फौजी हैं, चाहे आप सिविलियन हैं, चाहे आप कोई और है, हम सारे इकट्ठा मुत्तहिद होकर इस पाकिस्तान की जो है वो किस्मत संवार दें। हमारे आने वाली नस्लें हमें याद रखें कि हाँ, कोई लोग थे जिन्होंने इस मुल्क के लिए सेक्रीफाइस किया। मैं बड़ा दुखी आदमी हूँ। मेरे शोहदा हैं, मेरे गाजी हैं। मैं उन सब से बैठकर तो कई दफा मैं दुआ मांगता हूँ तहज्जुद के वक्त कि अल्लाह पाक इनके खून के बदले इस मुल्क को सही रास्ते पर चला दे। आमीन। और ये आप इंडिया आता है, यहाँ पर आपके कत्लो गारत करके चला जाता है, आप उसको नहीं करते काउंटर बिकॉज यू आर इन्वॉल्व एल्सवेयर। डोंट गेट इन्वॉल्व एल्सवेयर, दैट इज हाउ द एनिमी इज गोइंग टू टेक। अपना जो है ना सारा दुश्मन जो है वो बदला इस तरह लेगा, आपको किसी और चीज में इन्वॉल्व कर देगा, आपको मुल्की प्यार से दूर कर देगा। और इस मुल्क का, ये मुल्क है तो हम हैं, आप हैं। शिराजी साहबा, आई हर्ड यू, हैट्स ऑफ टू यू, आई डू अप्रिशिएट, थैंक यू, वेरी वेरी बैलेंस्ड सॉर्ट ऑफ एन एनालिसिस डन बाय यू। थैंक यू सर। अभी आप पूछिए मुझसे, जी, ये तो मेरे वो जज्बात थे ना। जी जी, थैंक यू ब्रिगेडियर साहब, सुनते हुए देखता रहा। थैंक यू सर। सर इस वक्त जैसा कि अभी मौजूदा सूरत हाल है, अगर जैसे आज हमने देखा है कि ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको 9 मई, ठीक है एक ब्लैक डे है, नहीं होना चाहिए था, इदारों पे कतन किसी को इजाज़त नहीं है कि कोई अटैक करे। ये हमारी फ़ौज ही है जिसकी वजह से हम खून की नींद सोते हैं, लेकिन 9 मई को उन्होंने पाकिस्तान की अना का मसला आज करार दे दिया है। आपको लगता है कि रियासत की अनाएँ होती हैं, पाकिस्तान की कोई अना है अपने ही लोगों के लिए, जो वाकई इसमें मुलविस है उनको करार वाकई सजा दी जाए, लेकिन इसको पाकिस्तान की अना का मसला करार दे देना, ये अगर बात इंटरनेशनल लेवल पे निकलेगी तो फिर पाकिस्तान का एक इमेज है, हम उसको बहुत पॉजिटिवली पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये जो एग्जैक्टली आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से ये वर्ड्स बोले गए हैं, आप एग्री करते हैं इनसे? ख्वाजा आसिफ जो है, इज अ सियासी पर्सन, सियासत से उसका तल्लक है। जी जी। मैं एक फौजी आदमी हूँ, अभी भी मैं उसके सामने अगर बात करूँ और मेरी वो तफसीलात सुने, पता करे कि ये आदमी कौन है, इसने कितनी खिदमात इस मुल्क की दी है, तो वो खुदा गवाह है, मैं वो भी रोएगा, उसको भी इतनी आएगी कि हम किसके मुताबिक बात करते हैं। वो
जो कि इस कौम के मुहाफिज है, उनके मुतालिक आप ये बात कर रहे हैं। खुदा का वास्ता है, कोई अनाज का मसला नहीं है। ये चीजें रिजॉल्व होनी चाहिए। तो हम जंग करते हैं, पॉलिटिकल हमारी जंगें होती हैं, आखिर क्या होता है? कंक्लूड वी फाइनली सिट ऑन द टेबल एंड डिसाइड द थिंग कि देखो ये चीजें हैं। और वो जितनों ने बेचारों ने खून दिया, उनका खून की जरूर परवाह की जाती है, लेकिन आखिर में नेगोशिएशन जो है टेबल पर होती है जी। अगर आप नेगोशिएशन टेबल पे नहीं करोगे, दुश्मन फायदा उठाएगा, इंडिया फायदा उठाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे दिल जो फौज में रहा है ना, मेरा वो बोल रहा है। मेरे वालिद इस आर्मी में थे, मेरे दादा इस फौज में थे, अभी क्या मैं कहूँ। जी बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, यानी कि 2 कदम आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा कि बाज दफा 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। इस वक्त हमें रियासत की बका के लिए, रियासत की बेहतरी के लिए तमाम को जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, इस सारे वाक़े में जो मुलविस है, शायद उनके लिए भी रियासत को जो वाकई करार वाकई सजा है, जो इसमें मुलविस है उनको तो सजा दे, लेकिन जो 2 कदम मेरे ख्याल में रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए अगर रियासत 2 कदम पीछे हट जाए, इदारे 2 कदम पीछे हट जाए, सियासी जमातें 2 कदम पीछे हट जाए, तो शायद पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए भी कुछ बेहतर सोल्यूशन निकल सके। ब्रिगेडियर साहब। फैजा शिराजी साहबा, जब 2 कदम मैं पीछे हटूंगा, 2 कदम मेरे दूसरे भाई हटेंगे, 2 कदम ये सियासी लोग हटेंगे, 2 कदम वो जो कि पाकिस्तान के किसान मजदूर है वो हटेंगे, फिर हमारे यहाँ लाइन मुकर्रर हो जाएगी, फिर हम उस लाइन को आगे लेके चलेंगे। मैं टोटली आपके साथ एग्री करता हूँ कि आप सही बात गुफ्तगू कर रही हैं, सही लाइनों पर कर रही हैं। ये चीज है जिसे उजागर करने की हमें जरूरत है। हमें अपने यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी और उन शहीदों के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ अभी आपको, मेरे शोहदा के लिए, मेरे इस मुल्क के लिए लड़ने वालों के लिए, खुदा के लिए फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, आओ कि जो नया ख्वाब बुने इस मुल्क के वास्ते, नया ख्वाब बुने इस मुल्क के वक्त। ब्रिगेडियर साहब आपने बहुत खूबसूरत बात की। आसिफ साहब से भी फाइनल कंक्लूजन ले लेते हैं। आसिफ साहब, फाइनल कंक्लूडिंग नोट मुझे बताइएगा, मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर दोनों साइड पे हार्ड लाइन आ जाएगी तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे सर? अभी देखिए, मैं आपको फायदा इसकी एक मिसाल देता हूँ। ये जो 2008 की असेंबली थी ना जी, उसमें जब पीपल्स पार्टी बरसत इक़्तिदार आई, तो उस वक्त चूंकि एक चैप्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो चुका हुआ था इनके दरमियान, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की और पीआरटी की जो दूसरी जमातें, उसकी बुनियाद पर इन्होंने फिर इक़्तिदार में शराकतदारी भी कर दी थी। बाद में कोई मामला नहीं बन सका था। उसके बाद आसिफ ज़रदारी साहब ने जब 18वीं आईनी तरमीम हुई ना, उसका बिल जो जब असेंबली में आया तो उन्होंने ऑफर की अपने, यानी कि उस वक्त अपोजिशन मुस्लिम लीग नून की थी ना, उन्होंने ऑफर की उन्होंने कि हम भी 2 कदम पीछे हटते हैं, आप भी 2 कदम पीछे हटे, तो ये मामला सुलझ जाएगा। और वाकई उनकी इस बात पे तफावत जो सूरत निकली, फिक्र तौर पर 18वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई। और उसके बाद अब भी आप देखिए अपोजिशन में जो हुकूमत और अपोजिशन का जो एक चेहरा यही होता है कि मुल्क की और सिस्टम की खिदमत करनी है, अवाम की खिदमत करनी है। इसके लिए अपनी जात की अना नहीं होती। आपने बात की रियासत की अना की, रियासत की अना बिल्कुल होती है। रियासत कौम से बनती है, कौम से, और कौम जो है उसमें गैरत ना हो, उसमें अना ना हो तो वो कौम नहीं कहलाती। अभी ये पाकिस्तान की जो तश्कील हुई थी, ये 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर ही हुई थी ना। अब ये रियासत कायम हो गई है, एक नजरिए के तहत कायम हो गई है, तो इसमें ये कौम की अना दर हकीकत रियासत की अना है। तो अगर आप ये अना रियासत की नहीं रखेंगे तो हर कोई आपको 2 चपेटे मारकर चलता बनेगा। ठीक है। तो ये जो मामला है ना, ये जो 9 मई का मामला है, इस हवाले से मैं इसको टेस्ट केस इसी हवाले से समझता हूँ कि इसको जब तक आप कैफरे किरदार को नहीं पहुंचाएंगे, जो असल मनसूबा साथ थे इससे जाहिर है दुश्मन को ही तकलीफ पहुंची थी ना। हमारी कमजोरियों से उन्होंने फायदा उठाने के लिए जो हर वक्त मौका की ताक में रहते, उन्हें तो मौका मिल गया था इसके लिए। तो ये हमें चाहिए, हम अफवाह तफहीम की फिजा वो भी जरूरी है हमारे लिए, सिस्टम के इस्तेकाम के लिए वो भी जरूरी है। आप बेशक वही बात है कि एक टेबल पर बैठकर ही बात होगी ना, ये तो नहीं कि आप एक जगह पर बैठ जाए। यानी कि आसिफ साहब आप भी ये कहना चाह रहे हैं कि डायलॉग के जरिए मामला का हल निकालें। एग्जैक्टली, डायलॉग के जरिए निकालें। जी बहुत शुक्रिया। जी जो स्टेट अथॉरिटीज है, जो इंतजामी अथॉरिटीज है,
उन्हें डायलॉग, टेबल पे बैठ के डायलॉग करना चाहिए। एग्जैक्टली डायलॉग से बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया सईद आसी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, 9 मई जो है वो डेफिनेटली एक ब्लैक डे है, लेकिन रियासत को अगर आगे बढ़ाना है, मामलात को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए डायलॉग की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बेशर्त ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।